सो दिस इज़ आवर ऑप्टिमल सोर्स कोडिंग प्रॉब्लम। अब हम इस प्रॉब्लम की एक एग्जांपल देख लेते हैं बिफोर गोइंग ऑन टू द ग्रिडी एल्गोरिथम। सो सपोज वी वांट टू स्टोर मैसेजेस मेड अप ऑफ 4 कैरेक्टर्स। आपके अल्फ़ाबेट्स हैं 4 A B C एंड D और आपके पास इनकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। सो व्हाट आर द fixed length codes and prefix free codes that use the least space? So characters are A B C D, frequencies are these. फिक्स लेंथ कोड्स आप कैसे बना सकते हैं? 4 कैरेक्टर्स हैं, सो यू नीड 2 बिट्स ईच। प्रीफिक्स कोड्स आप कैसे बना सकते हैं? ये हम अभी आगे देखेंगे कि आप ये प्रीफिक्स कोड्स क्रिएट कैसे करेंगे। सो ए को आप रिप्रेजेंट कर दें 0 से, बी को रिप्रेजेंट कर दें 110 से, सी को 10 और डी को 111 से। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी? सो द फिक्स लेंथ कोड वुड रिक्वायर टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स 100 बन रहा है आपके पास। 100 मल्टीप्लाई बाई 2, हर करेक्टर को सेव करने के लिए 2 बिट्स, तो यू विल नीड 200 बिट्स इन टोटल। और ये जो आपका प्रीफिक्स कोड है इसके साथ आपको कितनी बिट्स चाहिए होंगी? 60 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि ए को आप 1 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 30 मल्टीप्लाई बाई 2, और इन सबको ऐड करके यू विल गेट 150 बिट्स। सो using this prefix code actually saves 25% of space. अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को करवाने का मकसद ये है कि आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व वन थिंग। ये जो करेक्टर्स हैं A B C और D, इनको जब हमने ये प्रीफिक्स कोड्स दिए हैं तो इनका ताल्लुक इनकी फ्रीक्वेंसीज के साथ है। अब A की फ्रीक्वेंसी देखें, A की फ्रीक्वेंसी है 60, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी A की है और उसको हमने स्मॉलेस्ट कोड दिया है। सो अब जितनी दफ़ा ए आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, हम इसको एक स्मॉलर कोड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑब्वियसली फिर ये कम स्पेस लेगा सेव होने के लिए। सो इस वजह से हम स्पेस सेव कर रहे हैं इन दिस prefix code. Now we will define the greedy strategy or the greedy algorithm for our optimal source coding problem. So फाइनल एल्गोरिथम से पहले हम इसका ड्राई रन देखेंगे। सो लेट्स से यू हैव दिस सेट एस, इसके अंदर आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं A B C D E और आपके पास इनकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। सो दिस इज़ द ओरिजिनल कैरेक्टर सेट एस और आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अब आपने इसके स्टेप्स देखने हैं इस एल्गोरिथम के। सबसे पहला जो स्टेप है, आपने ये करना है कि जिनकी कम फ्रीक्वेंसीज हैं जिन कैरेक्टर्स की, उनको मर्ज कर दें। सो इसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी है C की, फिर उसके बाद B और D की फ्रीक्वेंसीज हैं। आप उनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स चूज़ D। C और D को आपने मर्ज कर देना है। C और D को आपने लीफ बना दिया और आपने एक ये सब ट्री टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिसमें C और D लीव्स बन गए और एक आपने रूट नोड बना दिया है। अब ये रूट नोड कहाँ से आई है? ये रूट नोड C और D को मर्ज करके आई है। इसको आपने N1 का नाम दे दिया और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी, ये C और D की फ्रीक्वेंसी को सम करके आ रही है। सो आपने एक सब ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट किया है यहाँ पे, जिसमें एक आपके पास लेफ्ट चाइल्ड है और एक राइट चाइल्ड है और उनकी फ्रीक्वेंसीज को मर्ज करके आपने एक रूट नोड कंस्ट्रक्ट किया है। इसके अलावा एक और चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपने यहाँ पे 0 और 1 लिखा है यहाँ पे। सो आपने लेफ्ट चाइल्ड को 0 कह दिया और राइट चाइल्ड को 1 कह दिया। आप राइट चाइल्ड को भी 0 कह सकते थे और लेफ्ट चाइल्ड को भी 1 कह सकते थे। सो अब जो आपके पास सेट एस था ओरिजिनली, उसमें से आप C और D को निकाल देंगे क्योंकि आप वो मर्ज कर चुके हैं, और उसकी जगह पे आप ये N1 ऐड कर देंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे। सो आपका सेट एस अपडेट हो चुका है। ओके, सो अब आपने जो पिछली स्लाइड पे आपने जो स्टेप देखा है, आपने वो इस सेट एस के ऊपर अप्लाई करते जाना है। आप अगेन इस सेट एस में से स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी की 2 एलिमेंट्स उठाएंगे फ्रॉम दिस सेट एस। अब वो कौन से हैं? सबसे स्मॉलेस्ट है B, इसकी फ्रीक्वेंसी है 15। उसके बाद आपके पास A भी हो सकता है और N1 भी हो सकता है। सो आपने B को मर्ज करना है विद आइदर A और विद N1। सो लेट्स से यू मर्ज A एंड B। आपने इसको लेफ्ट चाइल्ड बना दिया, इसको राइट चाइल्ड बना दिया और इसको 0 कोड दे दिया और इसको 1 कोड दे दिया। सो
ये जो 0 और 1 है, जैसे आपने जब ये इन दो को मर्ज किया था, अगर आपने यहाँ पे लेफ्ट को 0 कहा था और राइट को 1 कहा था तो फिर आप इधर भी वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। अगर आपने प्रीवियसली लेफ्ट को 1 कहा होता और राइट को 0 कहा होता तो फिर आप यहाँ भी लेफ्ट को 1 और राइट को 0 कहते। सो अब आपके पास ए और बी भी आपके सेट एस में से निकल जाएंगे और उनकी जगह N2 आ जाएगा। N2 की फ्रीक्वेंसी 35 है, विच इज़ एक्चुअली द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए एंड बी। अब again you will find two smallest frequency items from S which are now N2 and N1. so आप N2 और N1 को मर्ज करेंगे अब। सो आपने N2 और N1 को मर्ज किया, N2 को आपने लेफ्ट चाइल्ड बना दिया, N1 को आपने राइट चाइल्ड बना दिया। अगेन आपने इनको कोड्स असाइन किए, लेफ्ट चाइल्ड को 0 और राइट चाइल्ड को 1, और आपके पास एक नई नोड आ गई जो कि रूट है यहाँ पे N3, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ N2 एंड N1 विच इज़ 55। नाउ S3 के अंदर से आपने N1 और N2 को रिमूव कर दिया और उनकी जगह पे N3 को ऐड कर दिया। अब आपके पास सिर्फ दो आइटम्स बचे हैं S3 के अंदर, तो आप इनको मर्ज कर देंगे। सो देन यू मर्ज N3 एंड E। लेफ्ट चाइल्ड को आपने 0 कोड असाइन कर दिया, राइट चाइल्ड को 1 असाइन कर दिया, एंड यू गॉट दिस फाइनल नोड N4। सो अब ये जो आपके पास एक ट्री स्ट्रक्चर आया है विच इज़ बाइनरी ट्री, एज यू कैन सी दिस इज़ अ हफमैन ट्री। अब ये जो आपके करेक्टर्स थे, जो आपके शुरू में अल्फ़ाबेट सेट के अंदर करेक्टर्स थे, वो सारे इस ट्री के बन गए हैं लीव्स। और ये जो आपने कोड्स असाइन किए थे 0 1 जो आपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड्स को साइन किए थे, अब आप इन कोड्स को अगर रीड करें तो ये आपको उन करेक्टर्स के कोड्स दे रहे होंगे। सो आपने किसी भी करेक्टर का कोड देखना है तो आप रूट से उस करेक्टर तक जाएं। सो अगर आपने ए का कोड देखना है तो रूट से आप उस करेक्टर तक जाएं। सो 0 0 0, तो ए का कोड होगा 0 0 0। बी तक आपने जाना है तो N4 से पहले आप N3 पे आएंगे, N3 से N2 पे, देन N2 से बी पे जाएंगे आप 0 0 1। इसी तरह आप बाकी करेक्टर्स के भी कोड्स देख सकते हैं। सो ये आपके पास हफमैन कोड्स आ जाएंगे इन सारे करेक्टर्स के। अब हमें ये देखना है कि हमारी प्रॉब्लम का जो कंस्ट्रेंट था कि ये जो कोड्स हैं ये प्रीफिक्स फ्री कोड्स होने चाहिए, क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है? और फिर हम ये देखेंगे कि ये एक्चुअली मिनिमाइज़ करता है नंबर ऑफ़ बिट्स को या नहीं। जो मिनिमाइजेशन ऑफ नंबर ऑफ़ बिट्स है वो हम प्रूफ ऑफ करेक्टनेस के साथ चेक करेंगे। जब हम फॉर्मल प्रूफ करके देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि क्या वाकई ऑप्टिमल सोल्यूशन दे रहा है आपको ये ग्रीडी एल्गोरिदम या नहीं। और जो कंस्ट्रेंट है वो हम अभी चेक करेंगे कि क्या ये कोड्स यूनिकली क्या ये कोड्स प्रीफिक्स फ्री कोड्स हैं या नहीं। अब हमारे पास बाइनरी ट्रीज आ रहे हैं। कंसीडर यू कैन कंसीडर दिस बाइनरी ट्री और दिस बाइनरी ट्री और द वन हियर। सो लेफ्ट एज को आप हमेशा 0 से लेबल करते हैं, राइट एज को 1 से लेबल करते हैं। और किसी भी आपने करेक्टर का कोड देखना हो तो आप रूट से लेके लीफ तक का रूट से लेके लीफ तक का पाथ देखते हैं, और जो भी आपके पास एजेस के लेबल्स हों उनसे आप उसका कोड बनाते हैं। सो ए का कोड यहाँ पे क्या होगा? 0 रूट से ए तक जाने का। सी का कोड क्या होगा? रूट से सी तक जाने के लिए 1 0। ठीक है, इसी तरह आप बाकी कैरेक्टर्स के कोड्स भी देख सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि क्या ये प्रीफिक्स फ्री कोड्स हैं या नहीं। सो प्रीफिक्स फ्री कोड्स क्या थे कि किसी भी कैरेक्टर का कोड किसी दूसरे कैरेक्टर के कोड की प्रीफिक्स नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये जो ट्री स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं क्या ये इस चीज़ को इंश्योर कर रहा है? अब हमने जब ट्री कंस्ट्रक्ट किया है तो इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो हमेशा लीफ नोड्स के ऊपर आ रहे हैं, और जब हम इस ट्री को ट्रेवर्स करते हैं टू फाइंड द कोड्स तो कोई भी कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर के पाथ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि किसी भी कैरेक्टर का कोड किसी दूसरे कैरेक्टर के कोड के दरमियान में नहीं आ रहा होगा, किसी दूसरे कैरेक्टर के कोड की प्रीफिक्स नहीं होगा। सो द कोड्स दैट वी आर जनरेटिंग आर प्रीफिक्स फ्री कोड्स। सो हमारा कंस्ट्रेंट तो इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। दिस स्लाइड शोज द स्टेप्स दैट वी हैव फॉलोड। सो सबसे पहले यू हैव सेट एस
ऑफ द करेक्टर्स। ग्रिडी आइडिया क्या है इसमें कि पिक टू स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी करेक्टर्स एक्स वाई फ्रॉम एस, देन क्रिएट अ सब ट्री, label the root as z, then you find frequency of z by summing the frequency of the leaves. Then you remove these smallest frequency characters xy from s and add z to the s. Then you repeat this procedure and you get your Huffman code tree, जिसको traverse करके आप Huffman codes निकाल सकते हैं of the characters. अब हम देखेंगे कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी। सो गिवन करेक्टर सेट एस विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस एफ ऑफ ए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू एस, आपने जो बाइनरी हफमैन ट्री कंस्ट्रक्ट करना है वो आपने कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग प्रायोरिटी क्यू। नाउ प्रायोरिटी क्यू इज़ बेस्ड ऑन मिन हीप। अब मिन हीप हम यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें बार बार मिनिमम आइटम फाइंड करना है। अगर हमने एरे में ये एलिमेंट सेव करवाए हों तो एरे में एक दफ़ा मिनिमम फाइंड करने पे आपको कितना टाइम लगता है, लीनियर टाइम लगता है। जबकि मिन हीप के अंदर अगर आपने मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है तो वो उसकी रूट के ऊपर पड़ा होता है, तो उसको रीड करने में आपको कांस्टेंट टाइम लगेगा। जब आपने एक दफ़ा उसको रीड कर लिया है तो आपने उसको रिमूव भी करना है उस मिन हीप में से, यानी मिन हीप को मॉडिफाई करना है और जो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको रूट पे लेके आना है, तो उसके लिए आपको लॉग एन टाइम लगेगा। सो इसलिए हम लोग मिन हीप यूज़ करना चाहते हैं और सबसे पहले आपको मिन हीप कंस्ट्रक्ट भी करनी पड़ेगी। मिन हीप कंस्ट्रक्ट आप कितने टाइम में कर सकते हैं ये आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन द डिटेल्स ऑफ दिस, लेकिन वैसे मैं आपको बता देती हूँ। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ मिन हीप, सो यू हैव टू ऐड n एलिमेंट्स इन द मिन हीप और हर एलिमेंट को इंसर्ट करने पे log n टाइम लग सकता है, तो टोटल टाइम कितना होगा n log n। लेकिन आपने एक प्रोसीजर पढ़ा हुआ है heapify which can construct heap in the linear time, so that's why we are using this priority q. So n is the total number of alphabets और q आपकी प्रायोरिटी q है जिसके अंदर आपने ये सारे एलिमेंट्स सेव कर लिए हैं इन द फॉर्म ऑफ अ मिन हीप। फिर आप ये लूप स्टार्ट करेंगे, दिस इज गोइंग फ्रॉम i टू n-1। n-1 तक क्यों जा रही है, क्योंकि हम वी आर मर्जिंग टू आइटम्स एट अ टाइम। सो z इज़ द न्यू नोड और आपने सबसे पहले दो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी के अल्फ़ाबेट्स फाइंड करने हैं जिनको आप लेफ़्ट और राइट ऑफ z कह देंगे। सो q आपकी मिन हीप है, उसमें से आप एक्सट्रैक्ट मिन करेंगे और उसको आप लेफ़्ट कह देंगे, फिर एक्सट्रैक्ट मिन करेंगे उसको आप राइट कह देंगे। इसी तरह आप z की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लेफ़्ट एंड राइट। फिर आप इस z को अब आपने ये तो जब ये एक्सट्रैक्ट मिन है ये उनको रीड करके रिमूव भी कर रहा है आपकी हीप से। फिर जब आपने जी नोड बना लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसको आप उस में हीप के अंदर दोबारा इंसर्ट भी कर देंगे और यही प्रोसीजर आप अप्लाई करते जाएंगे अप टू n-1 और एट द एंड आप एक्सट्रैक्ट मिन जो रूट है वो रिटर्न कर देंगे। सो ये जो हीप है इसको कंस्ट्रक्ट करने के ऊपर कितना टाइम लग रहा है, अगर आप हीपीफाई यूज़ कर रहे हैं तो लिनियर टाइम लग रहा है, और फिर ये जो लूप है ये n टाइम्स लिनियर टाइम में चल रही है बिकॉज दिस इज़ फ्रॉम 1 टू n-1। और इस लूप के अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, एक्सट्रैक्ट मिन, देन दिस एक्सट्रैक्ट मिन एंड देन दिस इंसर्ट, ये log n टाइम्स ले रहे हैं, तो n इंटू log n। सो टोटल टाइम कितना बनेगा, O of n to construct the heap and then n into log n for this loop, और ये जो फाइनल है दिस इज ऑल्सो log n, सो n प्लस n log n प्लस log n। तो अगर इसका हम कम्प्लेक्सिटी एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करें तो वी विल गेट O n log n। So this is the total time required for this algorithm. Now we'll see the proof of correctness of this algorithm in next lecture.